नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग दरअसल आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण कथन डिस्कस कर रहे हैं। आधुनिक भारत में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने अगर कोई कथन कहा है और जो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, उन सारे कथनों का कलेक्शन है। इस सीरीज़ का 2 पार्ट वीडियो आ चुका है, यूट्यूब पे उपलब्ध है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आज हम लोग तीसरा पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला, मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था परंतु मेरी इच्छा पूर्ण ना हो सकी। ये किसका कथन है? मोतीलाल नेहरू का कथन है। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पापा थे, ठीक, उनके पिताजी थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 फरवरी 1931 में इनकी डेथ हो गई थी। तो जाहिर सी बात है कि ये स्वाधीन भारत नहीं देख सके थे, क्योंकि हमारा भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी वो मोतीलाल नेहरू ने ही प्रस्तुत करी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये स्वाधीन भारत देख नहीं सके, उसके पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। अगला है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। बचपन से ये तो सबने रटा होगा कि तुम मुझे खून दो। खून का मतलब अगर आप बलिदान करने, सुभाष चंद्र बोस ने आह्वान किया लोगों से, देश की जनता से, कि अगर आप अपना बलिदान करने को तैयार हैं तो मैं तुम्हें आज़ादी दिला दूंगा। ये गारंटी है, लेकिन इसकी शर्त है कि आपको बलिदान करना पड़ेगा भारत माता के लिए। अगला है, हमें पाकिस्तान अथवा आत्महत्या में से एक को चुनना है। ये किसने कहा था? गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था। गोविंद बल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चौथे ये गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर, ठीक। और आपको ये भी पता होना चाहिए 1957 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि उत्तर, स्पेशली यूपी के एग्जाम में, यूपी स्पेशल में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत थे। इनका कथन था कि हमें पाकिस्तान अथवा आत्महत्या में से एक को चुनना है। पाकिस्तान मतलब विभाजित भारत। ये भी विभाजित भारत के समर्थक नहीं थे। अगर पाकिस्तान को ही चुनना है, अगर पाकिस्तान में जाना है, तो इससे अच्छा कि वो आत्महत्या ही कर लें। ये उनके कहने का मतलब था। अगला है, ठीक उसी समय जब जनता का उत्साह चरम पर था, वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य था। ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दरअसल हुआ क्या कि 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, ठीक। गांधी जी के बारे में आप जानते हैं कि गांधी जी का आंदोलन हमेशा से ही अहिंसक रहा है। वो अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते थे। वो लगातार लोगों को समझाते भी थे कि हिंसा नहीं करनी है, हिंसा से वो आहत हो जाते थे। और दूसरी बात, जब भी किसी आंदोलन में हिंसा आ जाती है तो आंदोलन को दबाना बहुत आसान हो जाता सरकार के लिए। ये भी बात गांधी जी अच्छे से समझते थे, इसलिए हिंसा बिल्कुल भी उनके आंदोलन में ना हो। असहयोग आंदोलन के दौरान तमाम छोटे बड़े, बच्चे बुजुर्ग, महिलाएं एवं सब ने पार्टिसिपेट किया। आपको ये भी याद होगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान शराब की दुकानों के आगे महिलाओं ने रोक के खूब धरना प्रदर्शन किया था। इसका मतलब है कि महिलाओं की भी खुली भागीदारी थी। सब लोग जी जान से जुटे हुए थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि गांधी जी ने कहा है। अच्छा, ये भी पता होगा आपको कि 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट के आए थे, 9 जनवरी 1915। फिर उसके बाद 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, उनका सफल सत्याग्रह था, सब भारत में पहला सत्याग्रह। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन, और फिर खेड़ा सत्याग्रह। ये भी सब बहुत सफल तीनों सत्याग्रह, तीनों सफल थे। तो लोगों को लग रहा था कि हाँ, गांधी जी अगर किसी चीज़ का आह्वान कर रहे हैं। उसके बाद 1919 में जब रॉलेट कानून आया, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का, तब गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह किया। तो फिर लोगों को लग रहा था कि अगर गांधी जी कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो परिणाम मिलेगा, क्योंकि 1917-18 में लोग देख ही चुके थे कि परिणाम उसका मिलता है। क्योंकि 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, वहाँ 3 कठिया पद्धति से नील की खेती कराई जाती थी, वो बंद हुआ। अहमदाबाद मिल में मजदूरों को वो मिलने लगा, जो एक्स्ट्रा बोनस मिल रहा था, वो भी किसानों से जो ज़बरदस्ती मालगुजारी वसूली जाती थी, वो भी रीजनेबल तरीके से करने लग गई। इसका मतलब था कि गांधी जी सफल लगातार हो रहे थे।
तो लोग पूरी तरह से उत्साहित थे, ठीक। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जनता का उत्साह चरम पे था। पर हुआ क्या, दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या हो गई कि 4 फरवरी 1922, असहयोग आंदोलन 20 से स्टार्ट था। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में, ठीक, एक पुलिस स्टेशन को क्रांतिकारियों ने जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा बिल्कुल जल गए। दरअसल पहले फायरिंग पुलिस वालों ने की थी, तो इसके विरोध में क्रांतिकारियों ने पुलिस स्टेशन को ही पूरा आग के हवाले कर दिया और 22 पुलिसकर्मी उसी पुलिस स्टेशन में जिंदा जल गए। इस घटना से, जब ये घटना घटी तो गांधी जी उत्तर प्रदेश में मौजूद भी नहीं थे, लेकिन जैसे घटना घटी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और जब वापस ले लिया तो सुभाष चंद्र बोस ने इसकी बड़ी आलोचना की कि ये बहुत गलत है। लोगों का कहना ये भी था कि मान लीजिए अगर चौरी चौरा में ऐसा कोई कांड घटित हुआ है तो वहाँ से आंदोलन वापस लें, पूरे भारत से आंदोलन वापस लेने का क्या तर्क था। इसलिए ऐसा आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य था। ये सुभाष चंद्र की आलोचना थी गांधी जी को लेकर। अगला है भगत सिंह और इंकलाब का एक ही अर्थ है। सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह के लिए कहा था। इंकलाब का मतलब, इंकलाब का अगर आप लिटरल मीनिंग जाने तो क्या होता है, प्रगति के लिए बदलाव की भावना। प्रगति माने उत्थान, आगे बढ़ना, आगे बढ़ने के लिए मन में बदलाव की भावना होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए। और भारत और पाकिस्तान में इसका जो मतलब है उसका है क्रांति, ठीक। क्रांति कब होती है, बदलाव के लिए। तो क्रांति अचानक से जब कोई चीज होती है तो क्रांति होती है। तो क्रांति, इंकलाब जिंदाबाद का नारा देखिए, मतलब क्रांति जिंदाबाद, क्रांति। तो सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि भगत सिंह और क्रांति यानी इंकलाब का एक ही अर्थ है। क्रांति का अर्थ भगत सिंह और भगत सिंह का अर्थ क्रांति। इत्तेफाकन से आज 23 मार्च है, ठीक। 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक। अगला, मुझ पर किया गया लाठी का प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील बनेगा। ये किसने कहा था? ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है लाला लाजपत राय का और बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है। हुआ क्या, दरअसल इसके पीछे की कहानी देखिए। 1928 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। हुआ किस लिए था? संवैधानिक सुधारों के तहत कि कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार होगा। लेकिन संयोग क्या, ये उन लोग की अपनी मिली भगत थी, अपनी चाल थी कि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, ठीक। भारत के लिए संवैधानिक सुधार कर रहे थे, कोई भी भारतीय नहीं था, देखिए हाल। इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता था, कहा गया, ठीक। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, भारत में इसका विरोध होना तय था। तो जैसे यहाँ पहुँचा, जगह जगह विरोध होने लगा। 30 अक्टूबर 1928 को जब ये कमीशन लाहौर पहुँचा तो वहाँ भी लोग विरोध करने लगे और जनता के विरोध को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पे धारा 144, ठीक, जिसको कर्फ्यू कहा जाता है आम भाषा में, ये लगा दिया गया। लेकिन विरोध जताने के लिए लोग, क्रांतिकारी लोग पहुँचे, तो लाला लाजपत राय भी पहुँचे, उनके साथ अन्य क्रांतिकारी पहुँचे। वहाँ पे लाला लाजपत राय पे लाठियों की बरसात हुई थी। सैंडर्स नामक पुलिस अधिकारी ने लाला लाजपत राय को लाठियों से खूब पीटा था। बाद में इसी से लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। उसके पहले लाला लाजपत राय ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मुझ पर किया गया लाठी का प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत क्या होता है, जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है ना, बॉक्स, लकड़ी का बॉक्स होता है, उसको ताबूत बोलते हैं, डेड बॉडी उसमें जाती है। तो इसीलिए लाला लाजपत राय ने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, बाकी तो भर चुके हैं। अब ये जितना मेरे ऊपर लाठी से प्रहार कर रहे हैं सब ये कीली ठोक रहे हैं। ये ब्रिटिश साम्राज्य डेड बॉडी बन के एक दिन जाने वाला, उनका ताबूत सज गया है। अगला है, मैं तो एक भारतीय टामटाम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। ये किसने कहा था? इन्हीं बेसेंट ने कहा था। टामटाम का मतलब क्या होता है? नगाड़ा। नगाड़ा पीटा जाता है ना, जब नगाड़ा पीटने लगता है तो इंसान को नींद नहीं आती है, बहुत तेज बजने लगता है। तो ये इन्हीं बेसेंट ने कहा था कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर सकें। इन्हीं बेसेंट का जन्म जो है 1847 में लंदन के एक आयरिश परिवार में हुआ था। 1882 में ये
थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी कौन, मैडम ब्लावात्स्की, इनके संपर्क में आई और फिर धीरे धीरे थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी, भारत में इसकी वो मुखिया बनी। इससे आगे भारत के क्रांतिकारी आंदोलनों को आगे बढ़ाया। होम रूल लीग आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर भी आंदोलन को आगे बढ़ाया। भारतीय क्रांति में इनकी एक अहम भूमिका है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है। असहयोग आंदोलन स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा धक्का है, ये भी किसका कहना था, ये भी एनी बेसेंट ने ही कहा था कि असहयोग आंदोलन स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा धक्का है। अगला कथन, हमें भूखे भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया है, ये किसने कहा था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था। खान अब्दुल गफ्फार को क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये भी काफ़ी एक्टिव थे। लाल कुर्ती आंदोलन, ठीक, लाल कुर्ती आंदोलन ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक रूप था। इन्होंने कहा था कि हमें भूखे भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया है। अगला, पाकिस्तान सेफ्टी बिल भारतीय गुलामी का नंबर 1 विधेयक है। ये मोतीलाल नेहरू का स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान का जो सेफ्टी बिल बना है, बिल क्या, विधेयक, जब तक कोई एक्ट पास, कोई बिल जब पास होता है तो वो एक्ट या कानून बन जाता है, उसके पहले वो बिल रहता है या विधेयक रहता है। तो पाकिस्तान सेफ्टी बिल भारतीय गुलामी का नंबर 1 विधेयक था, ये मोतीलाल नेहरू का कहना था। अगला, अंग्रेजों के लिए अच्छा होगा कि वह भारत को स्वतंत्र कर दें, ये किसने कहा था, रूजवेल्ट, अमेरिकी प्रधानमंत्री रूजवेल्ट ने ये बात बोली थी द्वितीय विश्व युद्ध के समय। देखिए, मजबूरी भी थी अंग्रेजों का भारत छोड़ के जाना, क्योंकि कितना भी जीत, भले से पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई हो, इवन दूसरे विश्व युद्ध में भी अंग्रेजों की जीत हुई हो, होता क्या है, युद्ध में राजनीतिक मोर्चे पे जीत और हार तय होती है। ठीक, राजनीतिक मोर्चे पे क्लियर होता है कि कौन जीता कौन हारा। आर्थिक मोर्चे पर दोनों पक्षों की हार होती है। आर्थिक मोर्चे पर चाहे हारने वाला तो हारता ही है, जीतने वाला भी दरअसल हारता ही हारता है। इतना लॉस होता है, इतना लॉस होता है, और ख़ासकर जिसकी लैंड पे युद्ध हो रहा है उसका देखिए कितने मानव संसाधन सबसे ज़्यादा उसके जा रहे हैं, जितने भौतिक संसाधन है सबसे ज़्यादा उसके ही तो नष्ट हो रहे हैं। दूर, जैसे मान लीजिए चाहे वो पहला विश्व युद्ध हो चाहे वो द्वितीय विश्व युद्ध हो, अमेरिका की लैंड पे नहीं लड़ा गया, लड़ा कहाँ गया, यूरोप में लड़ा गया है। तो यूरोप को सबसे भारी लॉस उठाना पड़ा है। अमेरिका तो वहाँ दूर से बैठा हुआ देख रहा है, उसकी लैंड पे तो युद्ध लड़ा ही नहीं गया। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका सबसे बड़ी महाशक्ति बन के उभरा था, क्योंकि उनको ज़्यादा लॉस उठाना ही नहीं पड़ा। तो रूजवेल्ट ने एक सलाह के तौर पे कहा था कि अंग्रेज़ों के लिए अच्छा होगा कि वह भारत को स्वतंत्र कर दें, अदरवाइज़ यहाँ तो अपने यहाँ तो बवाल है ही, एक बवाल आप और रखे हुए, ऊपर से वहाँ आए दिन क्रांति हो रही है। कितने ब्रिटिशर सैनिक जाएंगे वहाँ लेके कि अपना देखेंगे दूसरे देखेंगे, प्लस सैनिक भी थक चुके थे युद्ध लड़ने का। हमेशा कोई थोड़ा चाहता कि युद्ध होता रहे, सैनिक क्या हमेशा चाहेगा कि लगातार वो युद्ध ही लड़ता रहे, नहीं, कोई नहीं चाहता। सबको अपनी जान प्यारी होती है, सबको शांति चाहिए। कभी कभार ये ठीक है, अब सोचिए 1939 में ही स्टार्ट हुआ, ठीक, 1945 तक, उसके पहले 1914 से 18 लड़े हुए हैं, अपने यहाँ तो लड़ ही रहे हैं। फिर जब भारत में जब क्रांति हो रही है, भेज दिए जा रहे हैं कि जाओ क्रांति को दबाओ। कहाँ, सब अल्टीमेट एंड ऑफ द डे सब ह्यूमन बीइंग है और सबको शांति चाहिए, सब शांति से अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए रूजवेल्ट ने भी सही ही कहा था, और इसीलिए शायद द्वितीय, लोग कहते हैं इतिहासकार, कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि अगर दूसरा विश्व युद्ध ना हुआ होता तो शायद से अंग्रेज भारत को ना छोड़ते। द्वितीय विश्व युद्ध बहुत बड़ा रीज़न था अंग्रेजों का भारत छोड़ने का। अगला है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन दूल्हे के बिना संपन्न होने वाला विवाह है। ठीक, देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1930, दूसरा 31, तीसरा 32। दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, पहले और तीसरे में भाग नहीं लिया था। ठीक, अच्छा, गोलमेज सम्मेलन हुआ क्यों था, भारतीयों को इनवाइट किया गया था, भारत के प्रतिनिधि को इनवाइट किया गया था कि आइए हम लोग डिस्कशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, संवैधानिक सुधारों को लेके, क्या होना चाहिए क्या नहीं। साइमन कमीशन उसके पहले फ्लॉप हो ही चुका था, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देखे 1928 में आया, लेकिन कोई उसका अर्थ नहीं हुआ। तो 1930 में एक और पहल करी गई कि आइए पार्टिसिपेट करिए, कम से कम थोड़ा बहुत क्रांति कम हो, इस वजह से, लेकिन कोई गया ही नहीं।
अब शादी में दूल्हा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जब दूल्हा ही नहीं है तो कहे कि शादी, ठीक। तो दूल्हा इस समय कौन था? कांग्रेस के प्रतिनिधि दूल्हे थे, लेकिन दूल्हा पहुंचा ही नहीं। फिर भी गोलमेज सम्मेलन संपन्न हो गया। तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा बिना दूल्हे के संपन्न होने वाला विवाह था। अगला, ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला खून का एक दरिया है, ये किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी। इनको क्या कहा जाता है? भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ठीक। ड्रेन ऑफ थ्योरी, जो धन के निष्कासन का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। तो ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाला, जो ब्रिटिश शासन कर रहे हैं, ये भारत का, भारतीयों के खून का दरिया, मानी क्या होता है? नदी होता है। ये नदी है, भारतीयों के खून का दरिया है, नदी है, जो ब्रिटिश शासन है। मतलब बहुत तीक्ष्ण आलोचना करी थी ब्रिटिश शासन की। अगला, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। ये सबको रटा होगा, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला, राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण, भारत विभाजन के प्रस्ताव 1947 पर प्रतिक्रिया, ये किसने दी थी? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने दी थी। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू कौन है? वही 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको याद है? कब? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके तात्कालिक कारण ये थे कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे। इनके विरोध में ही लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। फिर बाद में जनरल डायर ने निहत्थे भीड़ पे गोलियां चलवा दी थी। और ये इतिहास का बहुत ही सबसे बुरा पन्ना है, शायद ब्रिटिशर्स के लिए भी सबसे बुरा वो है। आज तक आप लोग जान लीजिए कि ब्रिटिशर्स ने इसके लिए ऑफिशियली माफ़ी नहीं मांगी है कि जो हुआ उस दिन वो दरअसल गलत हुआ था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण, ये डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का कथन है। अगला, राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र जीवन का श्वास है, ये किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। श्वास माने सांस लेना। जब फ्रीडम ही नहीं है, लिबर्टी ही नहीं है, तो फिर जान लीजिए जीवन ही नहीं है। जितना हमारे जीवन में सांस की इम्पोर्टेंस है, उतना ही राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र के जीवन में इम्पोर्टेंस चीज़ है। अगर कोई राष्ट्र का अपना अस्तित्व है तो जो सांस लेता है वो उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता है। ये इसके बिना अगर राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है तो फिर वो राष्ट्र है ही नहीं, राष्ट्र मृत है, राष्ट्र का जीवन है ही नहीं। ये अरविंद घोष का कहना था। इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम है, ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता संग्राम है। ये जो निष्कर्ष तमाम इतिहासकार निकालते हैं कि 1857 को पहला राष्ट्रीय क्रांति संघर्ष स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानना चाहिए, वो कहते हैं कि ऐसे निष्कर्ष से बचना कठिन है, क्योंकि कंक्लूजन आप कितना भी फैक्ट उठा लेंगे वो अल्टीमेट आएगा यही कि अगर कोई कह रहा है कि 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम है, ना राष्ट्रीय है, ना स्वतंत्रता है। बहुत लोग राष्ट्रीय इसलिए भी नहीं कहते हैं कि बहुत लोग की, जैसे जो पढ़ा लिखा वर्ग था उसने भागीदारी नहीं करी थी, सिर्फ पिछड़े क्या, जो संभ्रांत परिवार के लोग थे उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। सबसे विफल होने का सबसे बड़ा कारण ये भी था। और दूसरी बात, कोई यूनिटी नहीं थी, कोई एक प्लान नहीं था, सब अपने अपने चक्कर में लड़ रहे थे। इसलिए भी कहा जाता है कि ये राष्ट्रीय और स्वतंत्रता संग्राम भी इसलिए कुछ लोग कहते हैं, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं था, क्योंकि सब पर्सनल रीज़न के लिए। कोई लड़ रहा था कि उत्तराधिकार में उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली गई, जैसे झांसी की रानी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका पुत्र दत्तक था और डॉक्टर ऑफ लैप्स के तहत उनका राज्य हड़प लिया गया था कि पुत्र दत्तक है और जब तक स्वयं का पुत्र नहीं होगा तब तक राज्य उसको उत्तराधिकार में नहीं जाएगा। कानपुर से क्यों नाना साहब लड़ रहे थे? क्योंकि पेंशन बंद हो गई थी। ऐसे सबके पर्सनल अपने रीज़न थे, किसी का यूनिटी इसलिए नहीं था कि इनको दरअसल अंग्रेज़ों को भगाना है। लेकिन फिर भी ऐसे निष्कर्ष से बचना कठिन है, ये आर.सी. मजूमदार का कहना है। मैं एक समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जवाहरलाल नेहरू पक्के गणतंत्रवादी थे। गणतंत्रवादी, ठीक, लोकतंत्रवादी। इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई सर्वोच्च मुखिया बैठा है देश का तो जनता में से ही चुन के जाए। राजक बाद राजक बेटा राजा बने, फिर उनके बाद उनका बेटा राजा बने। राजा और राजकुमारों में जवाहरलाल नेहरू को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। ठीक, अगला, देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति
प्रेम है। ये किसका कथन है? बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन है। अगला, क्या कोई मेरे सम्मुख यह प्रमाणित कर सकता है कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है? ये महात्मा गांधी का कहना था। ठीक, देखिए महात्मा गांधी हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे और वो जानते थे कि उनके धर्म में क्या क्या खूबियाँ हैं। जो एक कमी थी वो थी अस्पृश्यता। उन्हीं के कहने पे देखिए, उन्हीं का सबसे बड़ा जोर था कि आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है, और वो पूरा खुली चुनौती देते थे, कोई है जो साबित कर पाए कि छुआछूत, अस्पृश्यता माने क्या होता है? छुआछूत, वो हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। अगर हिंदू धर्म में है तो छुआछूत करना ही पड़ेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? कौन किया, कौन शुरू किया? आए मेरे सामने साबित करें। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक, इसलिए गांधी जी ने देखिए हरिजन नामक पत्रिका भी निकाली थी गांधी जी ने। जो तथाकथित दलित जाति के लोग थे उनको हरि के जन संबोधित किया। हरि माने भगवान विष्णु, भगवान के सीधे संपर्क वाले वो लोग हैं। ठीक, तो ये गांधी जी छुआछूत को बिल्कुल नहीं मानते थे। वो कहते थे ये जैसे जो चीज़ खराब है वो चीज़ बंद कर दीजिए। ये गांधी जी का कथन था। आज के वीडियो में बस इतना ही। कुछ स्टेटमेंट और बचे हुए, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। आपका एक कमेंट भी बहुत प्रोत्साहित करता है और चीज़ों को सही करने में बड़ी मदद करता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।